हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हमने पिछले अपने लेक्चर में जीन थेरेपी को डिस्कस किया था और हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन भी बनाकर देख लिया था कि किस तरीके से हम इंसुलिन बनाया करते हैं, वो भी मैच्योर इंसुलिन, है ना। तो ये दोनों चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी और भी हमने काफ़ी बातें डिस्कस कर ली थी। आज हम आ गए हैं कहाँ पे, आज हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मतलब कि हम यहाँ पर बीमारी का पता कैसे लगाएंगे, उन चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखना यहाँ पे हम डायग्नोसिस में मेनली बात कर रहे होंगे। एक तो हमारे पास 3 टेक्निक्स है। एक आपने एलाइजा का नाम सुना होगा जब हम एड्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना, कि जब हमें एड्स का पता लगाना होता है कि HIV वायरस किसी के ब्लड में है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हम एलाइजा का टेस्ट करते हैं, जिसको आप बोल रहे थे क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, और PCR का नाम भी आपने सुन लिया। PCR क्या होता था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे क्या किया जाता था, जीन का एम्प्लीफिकेशन किया जाता था, मतलब उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती थी ताकि पता कर पाएँ कि उसका जो भी सीक्वेंस है या किस तरीके की चीज़ें स्टडी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने डिज़ायर्ड जीन का ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन करके हम कोशिश ये करते थे कि हम प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में मदद हो सके। PCR हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी बहुत हेल्प करता है। कैसे करता है देखना। यहाँ पर सिंपली करते क्या है, प्राइमर्स आपको पता है, ये DNA का वो सीक्वेंस होता है जो DNA के रेप्लिकेशन के लिए शुरुआत कराने के लिए एक तरह का क्या होता है, काम करता है। अब जब प्राइमर कहीं पर लगता है उसके बाद ही तो पूरी की पूरी रिएक्शन चलती है, न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है और कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनता है। यही कहानी होती है इसमें। जब प्रोसेस याद करो क्या हुआ करता था PCR वाले रिएक्शन में, सबसे पहले डीनेचुरेशन होता था, है ना, फिर एनीलिंग होता था, मतलब प्राइमर्स का एडिशन। उसके बाद क्या होता था, इलोंगेशन फेस होता था, मतलब कि पॉलीमरेज वाला एंजाइम आता था और उसको पूरा का पूरा बढ़ा देता था। ऐसा केस चलता है। अब हम इसमें करते क्या हैं, सिंपली हमें अगर किसी डिजीज़ का पता लगाना हो, ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का ये पता लगाना है कि भाई उसका जीन जो था, है ना, उसमें म्यूटेशन है या नहीं है, कोई भी चीज़ अगर हमें पता लगानी है, तो हमारे पास इस तरीके के बहुत सारे प्राइमर्स प्रेजेंट है। प्राइमर क्या है, वही DNA के कुछ सीक्वेंस जो किसी अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से कोई सीक्वेंस होगा। तो हमारे पास अगर वो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो जब कभी भी हमें किसी सस्पेक्टेड डिजीज़ का पता लगाना होगा तो हम वो प्राइमर का एडिशन करेंगे। और अगर वो प्राइमर जुड़ गया कहीं पर और जीन का एम्प्लीफिकेशन हो गया तो हम जान जाएंगे कि ये वाली बीमारी से हो चुकी है। और अगर वो प्राइमर नहीं जुड़ा, अपना एक्शन नहीं किया, PCR में उसका एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स कि उसको वो कोई बीमारी नहीं हुई है। तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो हमारे पास टेक्निक है ऐसी, कौन कौन सी, एक है PCR, एक है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, एक है एलाइजा। दीज आर द टेक्निक्स दैट हेल्प इन द अर्ली डायग्नोसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले डायग्नोसिस करने में कौन कौन सबसे ज़्यादा सहायक हैं, तो ये तीनों, ठीक है। और अगर आप और भी टेक्निक की बात करो, जैसे यूरिन एनालिसिस, सीरम एनालिसिस, ये सब अर्ली डिटेक्शन में नहीं पॉसिबल होते, क्योंकि इनमें जब इन्फेक्शन हो चुका होता है, उसका सिम्टम बाहर आ जाता है, तब कहीं जाके वो यूरिन में या सीरम में नज़र आता है ना, उससे पहले नहीं। अगर आप उससे पहले अर्ली डिटेक्शन करना चाहते हो तो आपको PCR या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या एलाइजा का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, PCR की अभी मैंने बात करी, नाउ यूज टू डिटेक्ट HIV। अब HIV के भी वायरस को ये डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसका जीन हमें पता है कि वो वायरस किस तरीके से इन्फेक्ट करता है, तो उसका सीक्वेंस हमारे पास है ना, मतलब कि प्राइमर के रूप में। तो अगर हमारे पास जो आप जीन चेक करना चाहते हो, अगर आपने उसको डाला और ये प्राइमर उसके कॉम्प्लीमेंट्री जुड़ गया, तो ये ढेर सारा क्या करेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेगा और जीन का एम्प्लीफिकेशन होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, कहीं ना कहीं ये वायरस वाला जीन एंटर हुआ होगा, तभी ये प्रोसेस चल रहा है, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA आगे काम कर पा रहा है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन द जीन इन द सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। अगर आप जानना चाहते हो कि किसी कैंसर पेशेंट के जीन में म्यूटेशन है, तो भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि अगर म्यूटेशन है किसी जीन में, तो आपका जो प्राइमर है, जो आपने क्या लिया एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, इसके पास आपका म्यूटेटेड जीन चिपकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बेस सीक्वेंस ही क्या है, अलग अलग है। इस पे अगर ATGC समथिंग लिखा है, तो अगर म्यूटेशन हुई है इस जीन में,
तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, ऊपर वाला कोई दूसरा तरीके का होगा, तो यहाँ पर ये काम होगा ही नहीं, तो भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास एक टेक्निक आती है जिसको आप बोलते हो ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, ये यूज़ होता है सदर्न ब्लॉटिंग में। इसका क्या मतलब होता है? सदर्न ब्लॉटिंग मतलब जिस टेक्निक में आप डीएनए को चमकता हुआ देखना चाहते हो, डीएनए को विजुअलाइज करना चाहते हो, देखना चाहते हो, उस टेक्निक को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। अब देखो ऑटो रेडियोग्राफी में होता क्या है, हमारे पास कोई नॉर्मल जीन है जिसका कोई सीक्वेंस होगा ATGC समथिंग, है ना। हमें यही डिटेक्ट करना है, हमें ये पता करना है कि उस डीएनए में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, नॉर्मल वाला हो, कहीं वो म्यूटेटेड तो नहीं हुआ है। अब ये चीज़ आप पता कैसे करोगे? कोई जीन है नॉर्मली, आप जानते हो ये किसी पर्टिकुलर टाइप का कुछ एंजाइम, प्रोटीन या कोई डिजीज़ कुछ भी कर रहा हो, तो हमें उसका सीक्वेंस पता है। और अगर मुझे मान लो चेक करना है कि ये वाला इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन के लिए चेक करना है, तो उसका जो जीन है, उसका जो डीएनए है, उसका मैंने पहले से ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके एक डीएनए का धागा तैयार करके रखा है कि अगर मुझे ये प्रोटीन चेक करनी होगी तो ये वाला जो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है इसको मैं डालकर देख लूँगा, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसके पास चिपक जाएगा। यही कहानी हम करते हैं। अब हम करते क्या है, ये जो प्रोब डीएनए हमने लिया है जिसको आप प्रोब बोल रहे हो, इस पर मैं करता क्या हूँ, इस पर रेडियो एक्टिव मैं क्या चिपका देता हूँ, कोई भी एलिमेंट चिपका देता हूँ। और अगर रेडियो एक्टिव उस पर कोई चिपका हुआ है वो धागे पर, तो अगर वो धागा कहीं जाकर जुड़ता है तो वो हमें क्या होगा, चमकता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आपका प्रोब कहीं चिपक कर रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो नॉर्मल जीन है, उसमें म्यूटेशन नहीं हुई है। और अगर आपका ये प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को नहीं ढूंढ पा रहा है, चिपका नहीं पा रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या हो गया है, कोई ना कोई म्यूटेशन हुआ है, मतलब उसका डीएनए का सीक्वेंस कुछ बदला है। तो इस टेक्निक से आप ये पता कर सकते हो। प्रोब होता क्या है, ये वो डीएनए होता है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए। ये एक ऐसा तरह का डीएनए होता है जो इस तरीके के डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री है जो डीएनए आप देखना चाहते हो। मतलब कि प्रोब एक ऐसा सीक्वेंस है, वो भी एक ऐसे डीएनए का सीक्वेंस है जिस डीएनए को आप ढूंढना चाहते हो, है ना। उसको ढूंढने के लिए ये सीक्वेंस मदद करेगा। इट इज़ द डीएनए विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए विच यू नीड टू बी विजुअलाइज, और ये मदद करता है डिटेक्शन ऑफ द नॉर्मल एंड द म्यूटेटेड जीन। तो ये कहानी अपने को समझ आ जाएगी ऑटो रेडियोग्राफी की। एलाइजा वाली टेक्निक ज़रा सा समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये चाहो तो नोट डाउन कर लो आप। चलिए एलाइजा का टेस्ट हम देख लेते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये खासकर किस में, एड्स के केस में चेक किया जाता है, HIV के वायरस को डिटेक्ट किया जाता है। अब हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली वायरस आप कह लो, या फिर जब किसी के बॉडी में कोई बाहर फॉरेन पार्टिकल घुसता है तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, एंटीजन हो जाता है, और उसी एंटीजन के अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडी बनती है ना। तो हमने वायरस के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडी ऑलरेडी बनाकर रख ली है एज अ सैंपल, कि जब कभी भी हमें चेक करना होगा कि किसी के ब्लड में HIV का वायरस आ गया है या नहीं, तो हम ये एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनाकर रखें। तो अगर मैंने किसी का ब्लड लिया और मुझे चेक करना है, तो मैं सीधा ये एंटीबॉडीज़ क्या करूँगा, डाल दूँगा, और मैं ये चेक करूँगा कि अगर उसमें एंटीजेंस वायरस के कुछ भी प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, अपना रोल प्ले करेगी, मतलब उसके साथ इंटरेक्ट करेगी और अपना काम करना शुरू करेगी, उसे मारना शुरू करेगी, है ना। और इस रिएक्शन को होने के दौरान मुझे पता कैसे चलेगा ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास एंटीबॉडी बनी बनाई है इसके ऊपर मैं एक एंजाइम चिपका दूंगा जो कि हाईलाइट होगा, या आप कह लो जो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा और मुझे बताया करेगा कि हाँ हम यहाँ पर एक्शन कर रहे हैं। मतलब वो एंजाइम ऐसा है कि जब हम किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में उसको डालेंगे तो वो एंजाइम अगर अपना रिएक्शन करेगा तो कलर प्रोड्यूस होगा, है ना। और अगर एंजाइम का रिएक्शन नहीं हो रहा है, कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एंटीजन वायरस का नहीं प्रेजेंट है। और अगर प्रेजेंट है तो ये जो एंटीबॉडी है आकर जो चिपक रही है, मतलब रिएक्शन करवा रही है, तो जो एंजाइम चिपका हुआ है वो भी काम कर रहा है, मतलब कि हो क्या रहा है, कलर प्रोड्यूस हो रहा है अगर एंजाइम अपना काम कर रहा है। कहानी कुछ ऐसी ही है, देखो इट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये बात याद रखना है। कैसे होगा, हमें पता है ये जो वायरस होगा
वायरस का ये जो HIV वायरस है इसके कुछ एंटीजेंस होंगे जिसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी अपना काम किया करेगी। मैंने ब्लड सैंपल लिया, अब मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर एंटीजेंस है या नहीं। मैंने ऑलरेडी कुछ एंटीबॉडी बना कर रखी है पहले से जो HIV की है, और इसके ऊपर मैंने एक एंजाइम जोड़ दिया है जो हाईलाइट होता हुआ नज़र आएगा। तो जब कभी आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यहाँ पर ऐड करोगे तो अगर रिएक्शन हुई तो कलर प्रोड्यूस होगा, और रिएक्शन होने का मतलब क्या है, एंजाइम अपना काम करेगा। अगर ये एंटीबॉडी एंटीजन से इंटरेक्ट करती है और रिएक्शन करती है तो कलर प्रोड्यूस होगा, और यही कलर प्रोड्यूस मुझे बता दिया करेगा कि यहाँ पर HIV का वायरस डिटेक्ट हो चुका है। तो ये क्या है, आपका एक तरीके का टेस्ट है जिसको आप क्या बोल रहे हो, एलाइजा बोल रहे हो। या आप NCERT से रीड करोगे, वहाँ पर भी ये सब इन्फॉर्मेशन थोड़ी लिखी हुई है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये क्या होते हैं? सिंपल, जब कोई आप बाहरी जीन या आप कह लो रिकॉम्बिनेंट जीन बनाकर आपने किसी एनिमल में डाल दिया है तो उसका जीन क्या हुआ, बदल गया, है ना। ट्रांसजेनिक, ट्रांस मतलब ऐसा लगता है उसका जीन क्या हुआ, चेंज हो गया है कहीं ना कहीं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, व्हेन फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू द बॉडी ऑफ एन एनिमल, उसी को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। फॉरेन जीन का मतलब क्या, हमारी मर्जी का जीन हमने उसके अंदर इंसेक्ट किया, और ये चेक करने के लिए अगर मुझे कोई पर्टिकुलर जीन का फंक्शन पता करना है ना, या फिर अगर मुझे किसी चीज़ की टेस्टिंग करनी है तो मैं उस जीन को इंसर्ट करूँगा किसके अंदर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। ऐसे हमने बहुत सारे एनिमल बनाए भी हैं, और वो एनिमल्स हमारे लिए मदद करते हैं ये बताने के लिए कि आप कौन सा जीन का क्या एक्सप्रेशन होगा, ये सब चेक करना चाहते हो तो आप ऐसे पता कर सकते हो। अगर मैं बात करूं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी की, कि बॉडी में कैसे किस तरीके से फंक्शन चल रहा है, अगर ये मुझे पता करना है, जैसे मान लो अगर मैंने कोई जीन डाला और मुझे ये पता है इसका असर कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम पे या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कुछ ना कुछ पड़ेगा, लेकिन कैसा पड़ेगा वो मुझे नहीं पता है। तो एक काम करो, उस जीन को आप किसी एनिमल में डाल के चेक कर लो तो आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। मतलब कि अगर आप नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट की बात करते हो तो आप जस्ट एक चेक कर रहे हो, दीज एनिमल आर डिजाइन टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट नॉर्मल फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। नॉर्मली अगर आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो तो भी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का सहारा ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको कोई बीमारी का पता करना है तो आप वो जीन क्या करोगे, डाल दोगे कोई पर्टिकुलर डिजीज़ को चेक करने के लिए। जैसे अगर कोई डिजीज़ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस या कोई भी है, तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि वो डिजीज़ किस तरीके से उसके ऊपर हो रही है, कैसा असर हो रहा है, तो वो जीन डाल के आप देख लोगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर, है ना। जीन्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट, किस तरीके से जीन्स वो डिजीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आप पता करने के लिए ये 4 डिजीज़ के नाम याद रखने हैं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर। ये चारों डिजीज़ के नाम अपने को क्या करने हैं, याद में रखने, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। ये आप एक बार देख लो, इसके आगे की 1-2 बातें वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट पे जो हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से मिलते हैं। पहला है ट्रांसजेनिक शीप। ये हमें अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या करती है, एक प्रोटीन हमें देती है जो प्रोड्यूस होता है इस शीप में, और ये मदद करता है एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में। एम्फाइसीमा क्या है, एक तरह का लंग की डिजीज़ है जहाँ पर एल्वियोलाई का सरफेस क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब उसके सरफेस में एक मॉइस्ट सी ऐसे कवरिंग होती है, समझ लो, है ना, और वो ऐसे प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है जिसको एक ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम जो होता है वो उसको क्या कर देता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो उसको डाइजेस्ट करके ख़राब करके निकाल देता है। तो उसका सरफेस क्या हो गया, एल्वियोलाई का रिड्यूस हो जाता है, और इसी बीमारी के वजह से गैसियस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता। इस डिजीज़ को एम्फाइसीमा आप बोलते हो। इस चीज़ की मतलब ये चीज़ हो ना पाए, इसके लिए हम उस ट्रिप्सिन के अगेंस्ट एक दवा बनाते हैं जिसको आप बोलते हो एंटी ट्रिप्सिन, और ये कहाँ से निकाला गया था, ट्रांसजेनिक शीप में थे, ठीक है। दूसरी बात, पहली ट्रांसजेनिक काऊ रोजी नाम की थी जिसका 1997 में हमने क्या किया था, एक जीन इंसर्ट किया था, ह्यूमन जीन था जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम का जीन था, जो क्या करता था, ये लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन क्या करता था, बनाया करता था दूध में, है ना। और जो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन
मिल्क के मदर मिल्क के कोलेस्ट्रम में पाया जाता था, जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज़रूरी था। ये काऊ के मिल्क में नहीं होता था। तो हमने उस जीन को इंसर्ट किया था। लैक्टोएल्ब्यूमिन जीन वॉज एडेड टू द जीनोम ऑफ काऊ। रिजल्ट वॉज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क विद हाई अमाउंट ऑफ लैक्टोएल्ब्यूमिन, लगभग कितना 2.4 ग्राम पर लीटर, विच इज़ गुड फॉर द न्यूबॉर्न। तो ये काफ़ी ज़रूरी था। नेक्स्ट, वैक्सीन की अगर सेफ्टी भी चेक करनी है तो भी हम मोस्टली किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेनिक माइस का हम इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रग और वैक्सीन टेस्टिंग के लिए बेस्ट माने जाते हैं, जिसका एक एग्जांपल भी दिया है कि पोलियो वैक्सीन टेस्टिंग इज़ डन यूजिंग ट्रांसजेनिक माइस। और अगर आपको कोई केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग करनी है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल से कर सकते हो। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है एथिकल इश्यूज़ को लेके। इसमें ज़्यादा बातें नहीं ध्यान रखनी, जो 1-2-3 बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। इसमें एक तो ये आपको फुल फॉर्म आना चाहिए GEAC। ये क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। एक तरीके की ये कमेटी है जहाँ से इजाज़त लेनी पड़ती है लोगों को, अगर कोई जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म या कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया कोई भी चीज़ है, तो इससे इनको प्रॉपरली क्या लेना पड़ता है, अथॉरिटी लेना पड़ता है। देन वो कहीं मार्केट में या किसी जगह पर उसको रिलीज़ कर सकते हैं या उसका कोई भी प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इनको प्रॉपर इस कमिटी से क्या करना पड़ता है, इजाज़त लेनी पड़ती है। दूसरी बात, बायोपायरेसी क्या होता है, एक तरीके की चोरी की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है देखना। बायोपायरेसी इज़ व्हेन मल्टीनेशनल कंपनीज स्टार्टेड यूजिंग selling bioresources without proper authorization from the countries या people concerned and compensatory payment। इसका क्या मतलब है, ये कहना ये चाहते हैं कि जब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी का सामान यूज़ करने लग रही हो या किसी के बायो रिसोर्सेज को यूज़ कर रही हो या उसको बेच रही हो बिना वो आसपास के लोगों के इजाज़त के या फिर उस कंट्री के, उस देश के इजाज़त के बिना ही उनके सामान को वो बेच रही है या फिर यूज़ कर रही है, तो उसको आप क्या बोलते हो, बायोपायरेसी बोलते हो। एक तो आपने उनका सामान लिया भी, यूज़ भी किया, उसे बेचा भी, और उसके बदले में उनको कोई कंपनसेटरी पेमेंट भी नहीं दिया, है ना, उसका कोई पैसा भी नहीं दिया। और लोगों ने किया क्या, खासकर यूएस कंपनी ने एक एग्जांपल भी दिया है कि हमारे इंडिया में बासमती जो चावल था, है ना, ये हमारी वैरायटी थी, तो इन्होंने इसका पेटेंट अपने पास करवा लिया। पेटेंट मतलब अथॉरिटी करवा ली कि ये क्या है, हमारा है। इन्होंने किया क्या था, सिंपली हमारे यहाँ से ये राइस का क्या किया, एक प्लांट की अच्छे कैरेक्टरिस्टिक लिए और अपने इधर का कोई भी डॉर्फ प्लांट से क्या करा दिया इन्होंने, डॉर्फ या सेमी डॉर्फ प्लांट से क्या करा दिया, हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। तो जो नई वैरायटी निकल कर आई उसमें बासमती का भी वेरिएंट था, और ये बोलने लगे ये जो नई वैरायटी आई ये हमने डेवलप करी है, हमने बना दी है। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये इंडियन वैरायटी से हमने क्रॉस किया था तो ये वैरायटी आई है, ठीक है। तो इसका इन्होंने क्या लिया, राइट ले लिया, पेटेंट ले लिया, मतलब पूरा ट्रेडमार्क इन्होंने ले लिया कि जब कभी भी ये वाला चावल कहीं भी देश दुनिया में बेचा जाएगा तो इसका जो कुछ हिस्सा है ना, जो जितने में बिकेगा उसका कुछ परसेंट हमें पैसा यहाँ पर मिला करेगा। इसको ये बोलते हैं क्या, पेटेंट। तो ये इंडिया का था, तो हमने अपने बासमती राइस का पेटेंट वापस लिया, हमारे इंडिया में लिया। इसी तरीके से इन्होंने नीम और हल्दी के लिए भी पेटेंट ले लिया था, जिसको हमने बाद में सही भी कराया, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर भी कुछ बातें कही गई हैं, वो आप एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर लेना। और ये पॉइंट भी बड़ा ध्यान रखना कि इंडिया में लगभग 2 लाख वैरायटीज़ है चावल की जो बोई जाती है, जिनमें से 27 वैरायटी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ बासमती राइस की है। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखने वाली थी। और यहाँ पे हमने पूरा टोटल अपना ये चैप्टर एंड कर लिया है। नेक्स्ट हम मिल रहे होंगे इकोलॉजी में, हम एंटर कर रहे होंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, हम पहला चैप्टर उठा रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। इसको आप यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लेना, देन हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।